कि उसमें अब जिसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो वो पार्टी में विद्रोह भी करता है, पार्टी छोड़ता भी है। राजीव, जब से ये समय को देखा जा रहा था कि किस समय कौन सा समय ऐसा आएगा जब मैं अपनी बहू को इंट्रोड्यूस करूंगी। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो इससे पहले भी अपने बेटे के साथ साथ एक सीट मांग रहे थे अपने परिवार के लोगों के लिए ही। उनका जो, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, अभी जो जिस तरह से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, इधर आरजेडी के साथ भी डील कर रहे हैं, उधर कर रही है, इनका इतिहास रहा है। उनकी प्राथमिकता यही है कि अगली जो डील मेरी हो उसमें हमारी बहू भी सेट हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी कभी राजनीति में सक्रिय नहीं रही और 2-3 दिन पहले तक उनका नाम भी सियासत में कोई नहीं जानता था। लेकिन पूर्व सीएम मांझी की बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी की पत्नी दीपा संतोष मांझी जिस तरह से 2 दिनों से लगातार सक्रिय हैं ट्विटर पर और उनके ट्वीट को शेयर कर रही है, पार्टी उनके ट्वीट को प्रमोट कर रही है, या फिर एक तरह से कहें कि दीपा संतोष मांझी को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने आगे कर दिया है, अपने प्रवक्ताओं को किनारे कर अपने नेताओं को किनारे कर और दीपा संतोष मांझी के ट्वीट को, बयान को प्रमुखता दी जा रही है। उनकी सीधी भिड़ंत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से चल रही है। रोहिणी आचार्य भी खूब सुर्खियों में है। सुशील मोदी को, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को मुंह छूने तक को कह दिया। ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक हुआ, अब ट्विटर अकाउंट उनका ऑन हुआ है। सवाल यह है कि दीपा संतोष मांझी को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने क्यों आगे किया है। आज भी दीपा संतोष मांझी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर तमाम तरह की बातें हैं, मुसहर, मुसहरनी, कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल है। हम उसके डिटेल में नहीं जाना चाहते। हमारा सवाल दूसरा है, हमारा संदर्भ दूसरा है। संदर्भ यह है कि आखिर दीपा संतोष मांझी को आगे क्यों किया गया है। पॉलिटिक्स में एंट्री होने वाली है। क्या ये पूरी सियासत है, क्या रणनीति है? बिहार की सियासत को बहुत बेहतर समझते हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप भी देख रहे हैं दीपा संतोष मांझी 2-3 दिनों से बहुत सक्रिय हैं और बिल्कुल एक चिर परिचित अंदाज में, भोजपुरी अंदाज में, हिंदी अंदाज में, कविता वाले अंदाज में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर निशाना साध रही हैं। और जो सवाल है हमारे जहन में भी, दर्शकों के जहन में भी होगा शायद, जिसको हम आपके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि पहले मांझी जाहिर तौर पर बिहार के बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनके बेटे की एंट्री पॉलिटिक्स में होती है, उनके समधन की एंट्री पॉलिटिक्स में होती है। क्या दीपा संतोष मांझी को भी दीपा संतोष मांझी की भी एंट्री पॉलिटिक्स में होने जा रही है और पार्टी इसके लिए माहौल तैयार कर रही है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इसके लिए माहौल तैयार कर रही है और इसलिए उनके ट्वीट के, उनके बयानों को इतनी प्रमुखता दी जा रही है और पार्टी के जो पुराने नेता हैं, प्रवक्ता हैं, साइडलाइन कर दिए गए हैं इस वक्त। देखिए अभिषेक जी, आप पत्रकारिता करते थे, मतलब करते थे नहीं, कर रहे हैं अभी भी। मतलब इसके पहले हमारा कहने का मतलब कि आप कहीं नौकरी करते थे, लेकिन आपने उस नौकरी को छोड़ा और आपने अपना वेंचर शुरू किया। तो ये वेंचर शुरू एक दिन में आपका नहीं हो गया। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम विचार की बात कर रहे हैं, सोच की बात कर रहे हैं। यानी कि आप पिछले कुछ दिनों जब ये वेंचर आपने शुरू किया होगा अपना चैनल, उसके पहले आपके मन में करना है, कुछ नया करना है, आप एक समय की कह सकते हैं कि समय का इंतजार कर रहे थे कि वो समय कब आएगा जब हमारे अंदर से सारा जो है वो मोह माया खत्म होगा नौकरी का और मैं अपना वेंचर शुरू करूंगा। एक समय आया जब आपने वो हार्ड स्टेप लिया। तो राजनीति में जो परिवार की पार्टी होती है, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो या रामविलास पासवान की पार्टी हो या किसी की पार्टी हो जिसकी परिवार की पार्टी होती है, परिवार के बाहर वो पार्टी सोच नहीं पाती है। मतलब उसके जो मुखिया संस्थापक होते हैं वो सोच नहीं पाते हैं। वो अपने, उनके परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, जो काबिल हो काबिल ना हो, सबको उनके दिमाग में होता है कि समय कब मिले जो इनको सेट किया जाए।
तो जी, अभी आपने देखा इसको कोइंसिडेंस, आप राजनीति में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। बिल्कुल। आपने देखा कि किस तरह से अभी लालू यादव की बेटी जो है वो लालू यादव के साथ रह रही है, उनके साथ फोटो को डाल रही है कि हम उनका केयर कर रहे हैं। एक तरह से ये जताने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से कि मैं सच में मैं इनका वारिस हूँ। अभी जो इनका जो सबसे खराब समय है लालू यादव का, उस समय मैं ही देखभाल कर रही हूँ। आप इस बात को समझिए। आपने क्योंकि यहाँ पे रोहिणी आचार्य की बात करी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जा रहा हूँ। आप इस सीक्वेंस को समझिए कि उस लालू यादव के साथ फोटो शेयर करना, आप बात समझ रहे हैं? फोटो शेयर करना मतलब कि मैं मैसेज ये दिया जा रहा है आपको, हमको ये बताने की प्रयास की जा रही है कि हम लालू यादव के अंत समय, माफ कीजिएगा, मतलब कि मुश्किल भरी समय में जो है हम उनके हालांकि साथ हैं। हालांकि माफ कीजिएगा राजू, मैं आपको रोक रहा हूं। रोहिणी आचार्य की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि वो राजनीति में नहीं आने जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, मेरे जीवन की प्राथमिकताएं कुछ और हैं, और अगर आना होता तो मैं पहले राजनीति में आ जाती। दीपा संतोष मांझी को लेकर जो हमारा सवाल है कि उस क्या। पे आ रहा हूं जी, मैं उस पे आ रहा हूं। आपने कहा जी, कि रोहिणी आचार्य ने क्लियर किया। हम अरविंद केजरीवाल जब से वो अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, मैं उनको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था। मैं दिल्ली में उस समय था, मैं उनको जी, कवर करता था, फॉलो करता था। हर बार वो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के एक दिन घोषणा जब उन्होंने किया, उसके ठीक पहले शाम तक वो यही दावा कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं जी, राजनीति में नहीं आऊंगा। ये इस पर आप मत जाइए। मेरा कहने का मतलब है कि जीतन राम मांझी जो है उनकी तरफ से ये समय को देखा जा रहा था कि किस समय, कौन सा समय ऐसा आएगा जब मैं अपनी बहू को इंट्रोड्यूस करूंगी। तो अभी इधर रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आ रहा है, मतलब ये माना गया कि वो पॉलिटिक्स में सक्रिय हो रही हैं। उसके जवाब में एक तो प्लेटफॉर्म, एक मौका तो चाहिए ना, एक इवेंट तो चाहिए ना। तो उसी के जवाब में इन्होंने अपनी बहू को जो है वो उतारा कि आप उसका जवाब दीजिए, इनकाउंटर कीजिए। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो इससे पहले भी अपने बेटे के साथ साथ एक सीट मांग रहे थे अपने परिवार के लोगों के लिए ही। जी, उनका जो, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, अभी जो जिस तरह से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, इधर आरजेडी के साथ भी डील कर रहे हैं, उधर कर रही है, इनका इतिहास रहा है। उनकी प्राथमिकता यही है कि अगली जो डील मेरी हो उसमें हमारी बहू भी सेट हो जाए। मतलब सेट हो जाए कहने का मतलब कि कहीं उनका जी, एडजस्टमेंट हो जाए। हमारा सेट कहने का मतलब एडजस्टमेंट से है कि जी, उनका कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो क्लियर मैसेज है, वो एक समय के फिराक में थे, उस समय उनको ये लगा कि उनके मुकाबले इसको उतार के एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाए, वो कर रहे हैं। जो मेरी देखा होगा, और आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं। मांझी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो डिमांड है, अक्सर या फिर मांझी जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं या फिर जो डिमांड होती है, अक्सर उनकी मुश्किलें बढ़ाती है जिनके साथ वो रहते हैं, जिस कुनबे में वो रहते हैं। उन्होंने चाहे मंत्री पद मांगा हो, चाहे एमएलसी की सीट मांगी हो, या फिर महागठबंधन में रहते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की हो। और दूसरी बात यह है कि अगर मांझी अपनी बहू को एडजस्ट करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए कोई पद चाहते हैं, उनको राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, तो पार्टी के अंदर भी जब ऐसी महत्वाकांक्षा होती है तो पार्टी के अंदर भी जाहिर है एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है राजनीति में और राजनीतिक दलों के अंदर। तो पार्टी को कोई नुकसान का खतरा भी है, पार्टी के अंदर नाराजगी का खतरा भी है, क्योंकि मांझी पहले ही अपने बेटे को, अपनी समधन को, खुद वो राजनीति में हैं, बेटे एमएलसी हैं, मंत्री भी हैं, और अब अगर वो अपनी बहू को भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या पार्टी के अंदर कोई नाराजगी बढ़ने की संभावना है? और बहू के लिए कोई महत्वाकांक्षा है तो नीतीश कुमार की मुश्किल भी बढ़ेगी। मांझी पहले ही अपनी डिमांड से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं, एक के बाद एक कई डिमांड रखते रहे हैं। मेरा ख्याल है वो सवाल लंबा हो गया, लेकिन आप समझ गए होंगे। मैं समझ गया। इसमें आपने कहा कि वो मुश्किल में डालते रहते हैं जिस गठबंधन में रहते हैं। नहीं नहीं, मुश्किल में नहीं डालते हैं, वो जी, महत्वाकांक्षा है उनकी। वो जी, अपने लिए एडजस्टमेंट अधिक से अधिक
अपने खुद के लिए और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए वो एडजस्टमेंट चाहते हैं, इसलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। आप देखिए जो भी रीजनल पार्टी में भी जो परिवार की पार्टी है, जैसे कि नीतीश कुमार की जो पार्टी हुई वो परिवार की पार्टी नहीं है, वो रीजनल पार्टी है। लेकिन जो परिवार की पार्टी हुई, जैसे चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो या फिर लालू यादव की पार्टी हो या फिर अब जीतन राम मांझी की पार्टी हो, तो ये जो पार्टियां हैं ये हमेशा दबाव बनाती है अधिक से अधिक अपने पास में पावर को गेन करने के लिए। पावर का मतलब सीधा है कि उनके परिवार के अन्य सदस्य जो हैं पॉलिटिक्स में, या तो उनको एमएलसी बना दिया जाए, एमएलए बना दिया जाए या फिर मंत्री बना दिया जाए। इसलिए इसलिए इनका कोई सेवा से, अब रामविलास पासवान का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां भी जिस गठबंधन में रहे बयान दे के किसी तरह से प्रेशर बनाते रहते हैं, खासकर चुनाव के समय। जीतन राम मांझी का भी वही है कि ये जहां रहते हैं वहां प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं खुद के फायदे के लिए, कि खुद का उनका अधिक से अधिक भला कैसे हो। ये सीधा सा फॉर्मूला है। और आपने कहा कि पार्टी में क्या होगा, तो पार्टी में जब देखिए उस पार्टी से, जब परिवार की पार्टी से जब कोई जुड़ता है, आप यदि उस परिवार की पार्टी से जुड़ेंगे तो आपके पास इतनी समझ जरूर होगी, क्योंकि आप जब राजनीति करने जाएंगे तो आपकी समझ जरूर होगी कि उस पार्टी में रहते हुए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के बाद यदि कोई जगह बचेगी, इवन पार्टी में पद की बात बोल रहा हूँ, एमएलए एमपी बनना तो बहुत दूर की बात है, तभी हमें मिलेगा। तो उस पार्टी में जो भी लोग जुड़ते हैं ये सोच के, इस माइंडसेट के साथ जुड़ते हैं कि पार्टी के परिवार के बाद यदि कुछ बचेगा तब हमें मिलेगा। लेकिन समय समय पे विद्रोह भी होते रहता है, जैसे आपने लोजपा में देखा है, जैसे आपने आरजेडी में देखा है। कुछ नेता जिनके अंदर साहस होता है और उनकी भी महत्वाकांक्षा होती है, उनको लगता है कि हमने इस परिवार की बहुत सेवा की है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं नाम लेके बता रहा हूं, आरजेडी में एक विनोद श्रीवास्तव करके हुआ करते थे, लालू यादव के वो पीए थे, पर्सनल पीए। उनकी भी बहुत महत्वाकांक्षा रहती थी हमेशा, उनको टिकट भी हालांकि पार्टी ने दिया। उनका तर्क ये होता था कि हमने परिवार की बहुत सेवा की है, पार्टी की सेवा नहीं कहते थे वो, ऑफ रिकॉर्ड कहते थे मैं परिवार की बहुत सेवा किया हूं इसलिए मुझे टिकट तो मिलना ही चाहिए। हालांकि उनको एक बार लोकसभा का टिकट मिला, 2 बार विधानसभा का टिकट मिला, वो सब बार हार गए। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना कि उसमें अब जिसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो वो पार्टी में विद्रोह भी करता है, पार्टी छोड़ता भी है। राजीव, एक आखिरी सवाल है आपसे हमारा। देखिए आपने कहा विद्रोह होता है राजनीतिक दलों में, विद्रोह को लेकर उदाहरण हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में भी हो, जीतन राम मांझी के फैसलों को लेकर पार्टी के अंदर विद्रोह होता रहा है। उदाहरण स्वरूप अगर हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के स्थापना के वक्त की बात करें तो कई कद्दावर नेता पार्टी के साथ जुड़े थे। जेडीयू के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह हों, अनिल कुमार हों जो आज माले के विधायक हैं गया के किसी सीट से, बिहार सरकार में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे। नरेंद्र सिंह हो बिहार के कृषि मंत्री रहे हैं, उनके बेटे सुमित कुमार सिंह मंत्री हैं बिहार सरकार में। उपेंद्र प्रसाद हों जो एमएलसी रहे जेडीयू के और वो भी पार्टी के साथ जुड़े 2019 के लोकसभा चुनाव में, और इन सब लोगों ने पार्टी से विद्रोह किया, बगावत की, जीतन राम मांझी के फैसले की मुखालफत की। और ये सब लोग आज वृषिण पटेल आरजेडी में हैं, नरेंद्र सिंह ने कोई मोर्चा बनाया, खबर आई कि वो फिर एक बार नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, हालांकि उनके बेटे नीतीश कुमार के साथ हैं ही, बिहार सरकार में मंत्री हैं, निर्दलीय विधायक हैं। उपेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस के करीब जाने की खबर उनकी आई थी। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जीतन राम मांझी ने जब सींचा या जब उसकी स्थापना की तो कई कद्दावर नेता जेडीयू के जुड़े थे जीतन राम मांझी के साथ या बाद में भी जुड़े, लेकिन सबने पार्टी छोड़ दी। क्या जिसकी आहट दिखाई दे रही है, जिसकी आहट सुनाई दे रही है, मांझी के परिवार से एक नए सदस्य की एंट्री अगर होने जा रही है, कोई विद्रोह का अंदेशा देख रहे हैं आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में, या फिर सब कुछ आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा? आसानी से कोई भी बदलाव आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। हम आपको इसका उदाहरण देंगे, बार बार दे रहे हैं रामविलास पासवान की पार्टी से।
रामविलास पासवान जब तक थे उन्होंने अपने भाई को एडजस्टमेंट किया, तो उस समय कोई उस तरह का नेता नहीं था। लेकिन जब उनकी पार्टी का विस्तार होने लगा, बात को समझिएगा, रामविलास पासवान की पार्टी का जब विस्तार होने लगा तो उनके साथ कई लोकल लेवल के लीडर जो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत थे वो उनके साथ जुड़े और वो विधायक बन के भी आए, सांसद भी बने। लेकिन जब रामविलास पासवान ने अपनी जगह पे चिराग पासवान को डिप्यूट कर दिया, तो उसके बाद में पार्टी में क्या हुआ, विद्रोह हुआ या नहीं हुआ? रामासेन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे रामविलास पासवान की पार्टी के, उन्होंने छोड़ दिया। और भी केशव सिंह, जो कि हालांकि एमएलए एमएलसी नहीं थे, लेकिन वो इंटरनली संगठन के तौर पे केशव सिंह बहुत मजबूत आदमी थे, रामविलास पासवान को बहुत सपोर्ट करते थे। आप ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह बाबा रामदेव के आप कह सकते हैं कि सपोर्ट में, या आप सब कुछ कैसे बालकृष्ण जो है, आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के बिना, मतलब यदि बालकृष्ण नहीं होते तो बाबा रामदेव आज बाबा रामदेव नहीं होते। उसी तरह मैं कह रहा हूं कि रामविलास पासवान की पार्टी इतनी आगे बढ़ी तो सारा डेटा वगैरह कलेक्शन, सारा जो कुछ था, स्ट्रेटेजी जो था, वो केशव सिंह करते थे। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया। तो विद्रोह तो होता है, और विद्रोह जीतन राम मांझी की पार्टी में भी होगा। मैं आपको नाम लेके बता रहा हूं। एक दानिश रिजवान नाम के शख्स हैं जो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वह भी महत्वाकांक्षी है, उनकी भी महत्वाकांक्षा है। वो कम से कम इतना तो है कि भाई हमारा जो है वो, आप एमएलए एमएलसी नहीं बना रहे हमको, तो पार्टी प्रवक्ता के नाम पर हमारा जो चेहरा है, हमारा जो फेस वैल्यू है वो बढ़ रहा है, तो कल चल के दूसरी पार्टी में हमारी एंट्री हो सकती है, उनकी अपनी मार्केटिंग हो रही है। लेकिन आप अपने घर के किसी अन्य सदस्य को ला के डिप्यूट कर दीजिएगा, और आप दानिश रिजवान जैसे प्रवक्ता को, जिसने अपना समय दिया है, अपना पैसा दिया है, पैसा कहने का मतलब कि कोई भी राजनीति करता है तो उसमें उसको धन की आवश्यकता होती है, अपना इन्वेस्ट किया है, उसको भी आप ब्लॉक कर दीजिएगा। मैं एक दानिश रिजवान का एक उदाहरण दिया, और ऐसे कई हैं, मैं वो अभी बता सकता हूँ, आप जानते हैं, हमसे ज्यादा आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर तो विद्रोह होगा, 100% होगा। अब जीतन राम मांझी ऐसे नेताओं को कैसे मैनेज करते हैं, क्या प्रलोभन देते हैं, क्या कुछ दे पाके उनको चुप कराते हैं, ये उनकी काबिलियत पर निर्भर करती है। और ये जो नेता हैं, जो विद्रोह करने वाले हैं, मन में अभी से ही आग सुलग रही होगी, इनको अन्य पार्टियों में क्या जगह मिल पाती है फिलहाल। यदि उनको कहीं अलग से अपॉर्चुनिटी मिलने की उम्मीद होगी तो ये विद्रोह कर देंगे, यदि कहीं अलग रास्ता नहीं मिलेगा तो चुपचाप रहेंगे। लास्ट में आपको मैं एक लाइन का उदाहरण देता हूं, उसको आप ऐसे समझिए, जब आप जॉब कर रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, तो जब आप कहीं भी किसी कंपनी में होते थे तो आपको लगता था कि अरे अब नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन यदि आपको कहीं अलग ऑप्शन नहीं मिलता था तो आप मन को मसोस के, मन को मार के आप काम कर रहे होते थे। जैसे ही कहीं अलग जगह मिलती थी, आप अचानक से बिना नोटिस दिए हुए आप जॉब छोड़ के चले जाते हैं, अलग आप काम करने लगते हैं। ठीक उसी तरह का है। आप आरोप लगा रहे हैं राजीव, ऐसा मैंने नहीं किया। नहीं, मैं आपको एक सिंबॉलिक तौर पे मैं कह रहा हूँ। चलिए राजीव, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हमारे दर्शक बहुत इंतजार करते हैं आपका, आपके जरिए बहुत कुछ उनको समझने को मिलता है। तो आप अब जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मांझी की पार्टी में विद्रोह होने वाला है, ऐसे कयास लग भी रहे हैं, और इसको आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है कि